इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि घर का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना होता है। अब इसमें बात करेंगे भाई कंस्ट्रक्शन के बाद इंटीरियर स्टार्ट होना है। तो अब किसी का घर का इंटीरियर स्टार्ट हो चुका है या फिर वो कोई मिड में है या फिर ड्राइंग चल रही है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो उनका घर बनने वाला है मेंटेनेंस फ्री। तो इस इंटीरियर पार्ट के 2 से 3 मेरे पार्ट्स बनेंगे जो कि रेगुलर बेस पे हर 3 दिन के इंटरवल पे आते रहेंगे। तो पहले बात करते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप इसको किस तरीके से प्रोसेस में लेके आ सकते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि आपने ड्राइंग्स रेडी करवा ली है, साइट पे आप आ चुके हो। अब आपकी जो डिजाइनर है आपके साथ में अब मीटिंग करने वाली है, तो आपको अपनी कॉन्ट्रैक्टर को साथ में लेके आना है कि जो ड्राइंग्स हैं उसका यूज है कि नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे, उसका चेक करेंगे भाई सबसे पहले करेंगे हम लाइन मार्किंग। लाइन मार्किंग का मतलब हो गया कि फ्लोर पे जो फर्नीचर रखने वाले हो आप या वॉल पे जो हैंग होने वाला है सबकी आपकी मार्किंग होगी। उसका रीजन ये है, जैसे मान लो वार्डरोब लगाई साइड में बैठ के और वो साइड टेबल पे आकर के हिट हो रही है, तो इस तरीके के मिस्टेक्स आपके साथ में आगे फ्यूचर में ना हो, यूटिलिटी में आपका जो डिजाइन है वो कंप्लीटली बना रहे, तो उसके लिए आपको लाइन मार्किंग जरूर है। मान लो फॉर एग्जांपल कोई दिक्कत आ जाती है तो आपके डिजाइनर को पता ही चली जाएगा, वो उसके हिसाब से उसको चेंज कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। तो पहले आपको ड्राइंग लगानी है भाई डेमोलिशन की। ड्राइंग्स इसलिए जरूरी है, आपने बता दिया कॉन्ट्रैक्टर को भाई ये वाली वॉल तोड़नी है, ये वाली वॉल तोड़नी है और अंदर वाली एक वॉल तोड़नी है। मान लो इंजीनियर थोड़े बहुत देर के लिए बाहर इधर उधर हो गया, तो लेबर ने आई तो वो तो अपना पूरा धड़ाम धड़ाम तोड़ना स्टार्ट कर देगी। ऐसी कोई वॉल तोड़ दी जो कि आपका उसको तोड़ना नहीं था, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करना है, लाइन मार्किंग के टाइम पे आपको मार्क करना है कि ये वॉल तोड़नी है। जब आपका डेमोलिशन का टाइम चल रहा है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ डेमोलिशन की होनी चाहिए ड्राइंग्स, और वो भी पर्टिकुलर उसी वॉल पे होनी चाहिए ताकि जो आपका लेबर है वो आसानी से उसको देख ले और उसको तोड़ दे। जैसे ही साइट का डेमोलिशन खत्म हो जाए तो सबसे पहले आपको जो मलबा है वो मलबा डंप कराना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो आपने फ्लोरिंग चेंज नहीं करवानी है तो वो मलबा ऑब्वियस ही बात है उसके ऊपर पड़ा रहेगा और स्क्रैच मारता रहेगा। मलबा आपने हटवा दिया तो आपकी जो साइट है वो क्लीनिंग दिखेगी और उसमें जो काम हो रहा होगा वो दिखेगा। नेक्स्ट फेज में आपको करवानी है इलेक्ट्रिकल की लाइन मार्किंग। इलेक्ट्रिकल की लाइन मार्किंग क्या होती है, जैसे कि मान लो साइड टेबल है, साइड टेबल के ऊपर आपका स्विच सॉकेट लगने थे या फिर बक्सा जो लगना था उसकी मार्किंग होगी प्रॉपर, वो हाइट और विड्थ। उससे ही आपको ये अंदाजा पड़ जाएगा कि आपको पर्टिकुलर एरिया में कितने सॉकेट लगाने हैं, कितनी स्विच लगानी है, कितने टूबे बनाने हैं, कितने सिंगल बनाने हैं, जो आपका रेगुलेटर है वो कहाँ रखना है, साइड में रखना है या मेन बोर्ड में रखना है। तो ये सारी क्लियरिटी हो जाएगी। पर्टिकुलरली आपको ये पता चल जाएगा सॉकेट कितने लेके आने हैं मार्केट से, स्विच कितने लेके आने हैं, प्लेट कितने लेके आनी है, और क्वालिटी का काम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, जो आपका इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि आपकी वॉल के ऊपर फिनिश क्या आने वाला है। वो ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि अगर मान लो आपने इलेक्ट्रिकल का जीआई बॉक्स आपने कर दिया थोड़ा सा अंदर और मान लो आपने करनी है रॉयल पेंट, रॉयल के केस में आपको पनिंग जरूरी है, और अगर आपने पनिंग नहीं करवाई तो रॉयल आपका हो नहीं पाएगा। रॉयल नहीं हो पाएगा तो आपको नॉर्मल कराना पड़ेगा। नॉर्मल कराना है तो फिर आपका जो घर का लुक है वो इनहेंस नहीं हो पाएगा। मान लो आप नॉर्मल करवाना चाह रहे हैं तो उसके केस में आपको जो जीआई बॉक्स है वो आपको करवाना है हरदम जो प्लास्टर का लेवल होने वाला है उससे 5 से 7 mm अंदर। और अगर आपको रॉयल पेंट कराना है तो आपको करवाना है जो प्लास्टर का फेस है वही सेम जीआई बॉक्स का फेस होने वाला है। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो जो उसकी थिकनेस होगी पीओपी पनिंग की और आपने जीआई बॉक्स को जितना दीवार के अंदर करा होगा तो वहां आपका जो स्क्रू है वो ढीला होना स्टार्ट हो जाएगा, जो अलाइनमेंट है आपकी वो खराब हो जाएगी। आपको जो जीआई बॉक्स है वो आपको वाटर लेवल में फिट करवाना है। लेवलिंग के लिए बबल आता है उसको लगवा करके ही करना है, और जो फिक्स करना है वो मोटार जो होना है वो मोटार का जो रेशो होना चाहिए वो 1:4 होना चाहिए। 1:4 मतलब 1 सीमेंट और बाकी बदरपुर जैसे बोलते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, वो मिक्सर से ही लगवाना है। उसका रीजन ये है कि अगर मान लो आपने नॉर्मल जैसे प्लास्टर करते हैं उस मोटार से आपने लगवा लिया तो आपके जीआई बॉक्स के साइड है वहां से क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो जो उसका पाइप है वो पाइप आपका बाद में फिक्स होता है जब आपका जीआई बॉक्स फिट हो जाता है, जिसमें से इलेक्ट्रिकल के वायर जो ट्रेवल करेंगे। अब बात करते हैं भाई, अगर मान लो आपका पूरे घर का फ्लोरिंग चेंज नहीं हो रही है तो ये तो प्रोसेस हो गया उसके लिए। अगर मान लो सारी फ्लोरिंग सब चेंज होनी है तो आपको इससे पहले एक जो स्टेप है वो ये करना
है कि आपको सारे घर की फ्लोर प्रोटेक्शन जरूर करवानी है। 8/4 की बबल सीट आती है जो वो आती है, 2 BHK है तो 7,000 8,000 इतने तक की आ जाएगी और पूरे घर में पूरा फ्लोर को कवर कर दिया जाएगा। और अगर आपके घर में पुराने एसीज को यूज करने वाले हैं तो उनको एसीज को भी कवर करना है आपने, और आपके जितने भी पुराने विंडोज हैं, यूपीवीसी हैं, उनको सबको बढ़िया तरीके से पैक करवाना है। अगर मान लो आपने ये प्रोटेक्शन नहीं करी तो आपका जो इंटीरियर का काम हो रहा है, होने के बाद जब वो फिनिश हो जाएगा, जो ग्लास है उसके ऊपर स्क्रैच जो दिखाई देंगे वो आपके बहुत गंदे दिखाई देने वाले हैं। अगर उससे आप बचना चाहते हैं तो ये जरूर करवा लेना। इसी तरीके से अपने वेंडर से एक ही बात बोलनी है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर जो विंडो है या फिर वो है वेंटिलेशन के लिए वो ओपन कर लो, बाकी जो स्लाइडर है उस स्लाइडर को बिल्कुल ओपन मत करना, क्योंकि अगर स्लाइडर ओपन किया, जो चैनल है, चैनल के अंदर डस्ट जमा होगी और उसके ऊपर वो ट्रेवल करा देंगे, उनका कुछ नहीं जाएगा लेबर का, और इसकी वजह से जो आपके रोलर्स हैं वो रोलर्स खराब हो जाएंगे और एक यूपीवीसी का खर्चा आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, एसी है जो डिजाइनिंग के टाइम पे ही आपको एसी की लोकेशन मार्किंग करवा लेनी है। अगर एसी की लोकेशन मार्क हो भी गई है तो आपको एसी की कॉपर पाइपिंग जरूर लगवा लेनी है और उसके साथ में ड्रेन जरूर लगवा लेना है। इन दोनों में मैं डिफरेंस बता दूं कि जो कॉपर है उसके अंदर से जो गैस ट्रेवल होती है वो होती है, वो आपको इस तरीके से इंस्टॉल करवानी है। मान लो आपका जो कॉपर पाइप है उसमें कहीं पे जॉइंट आ रहा है, तो वहां पर वेल्डिंग नहीं करवानी है। वेल्डिंग की जगह आप कनेक्टर्स आते हैं वो आपको लगवाने हैं। दूसरा, ड्रेन पाइप का रूट पहले से डिसाइड करना है। कभी कभी क्या होता है, हम कॉपर पाइप डाल देते हैं और ड्रेन भूल जाते हैं, बोलते हैं कि ड्रेन बाद में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर सब कुछ इंटीरियर का काम खत्म हो जाता है और ड्रेन रह जाता है। तो ये आपको तुरंत की तुरंत करवाना है और जहां जहां कॉपर पाइप गया है और जहां जहां ड्रेन गया है उसका एक फोटो ले लेना है और साइड से जहां से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह से उस वाली वॉल का पर्टिकुलरली डायमेंशन लिखवा करके फोटो लेना है, ताकि इनके फ्यूचर पे अगर उस पर्टिकुलर वॉल पे कोई चीज हैंग करने वाले हो तो बता सको कि भैया इस पर्टिकुलर एरिया पे बिल्कुल ना कील मारनी है ना ड्रिल करनी है। तो भाई कंड्यूट डल चुके हैं। कंड्यूट डलने के बाद में उसमें आ जाता है इलेक्ट्रिकल का काम करने का वक्त। तो इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वायरिंग कौन कौन सी डलनी चाहिए, किस किस अप्लायंसेस के लिए। इलेक्ट्रिकल के जितनी भी लाइट्स होती हैं उनके लिए जो वायर की जो थिकनेस डलने वाली है वो 1.5 mm की वायर लगेगी। अगर मैं बात करूं हैवी अप्लायंसेस की, उनके लिए आपको 4 mm का वायर डालना है। अगर आपका एसी लग रहा है, आपका वायर है जो वो 2.5 mm का भी डल सकता है और 4 mm का भी डल सकता है और 6 mm का भी डल सकता है। अगर आपकी 1.5 टन की एसी है, 2 टन तक आपको 2.5 mm का वायर चल जाता है। इसमें कंडीशन ये है कि वो सीधा का सीधा उठ करके आपका डीवी से आया हो, कहीं पे जॉइंट नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अगर आप इस प्रिकॉशन से बचना चाहते हैं तो आप 4 mm का वायर डाल सकते हैं और 4 mm के वायर में भी आपका कहीं पे भी जॉइंट नहीं होना चाहिए 2 टन से ऊपर जा रहे हो तो। अब बात करते हैं भाई, जो कंड्यूट डला है, कंड्यूट के अंदर कितने वायर ट्रेवल करा सकते हो आप। एक कंड्यूट को आपको 60% से लेकर के 70% तक ही उसको अंदर से फिल करा सकते हो। आपको एटलीस्ट 30% जरूर छोड़ना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रिकल के वायर में से इलेक्ट्रिकल सप्लाई चलती है तो वो क्या है, थोड़े हीट होते हैं, और मान लो सारे के सारे वायर आपने पैक कर रखे हैं, उसमें से कोई थोड़ा बहुत भी वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं बना तो वो काफी हीट रहेगा और आपका पर्टिकुलर एरिया में आग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो कंड्यूट आपने अगर खाली छोड़ा होगा तो इनके फ्यूचर में कोई एक आध वायर डालना होगा तो आपका आसानी से खींच सकते हो, निकाल सकते हो, लगा भी सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई पैरेलल इलेक्ट्रिकल के साथ में क्या क्या काम हो सकता है। इलेक्ट्रिकल के साथ में हो सकता है प्लम्बिंग का काम स्टार्ट हो सकता है, फॉल सीलिंग का स्टार्ट हो सकता है, पीओपी फॉल सीलिंग खींच सकते हो आप। तो ये 3 पैरेलल चल सकते हैं और आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ वॉल प्लम्बिंग ही साथ साथ पैरेलल चलेगा। जो फ्लोर वाला है वो अलग डलेगा। के रीजन ये है कि नीचे वाटरप्रूफिंग होती है। अगर बाथरूम को रेनोवेट करवाने जा रहे हैं तो मैं आपको चेक लिस्ट है जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर के जरूर चेक कर लेना, क्योंकि बाथरूम के रेनोवेशन में स्टेप बाय स्टेप आपने नहीं करा तो आपके घर में सीपेज आने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर वो चेकलिस्ट आपने फॉलो कर ली तो आपके घर में सीपेज 0% हो जाएंगे आने के। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। अगर आपका घर का रेनोवेशन चल रहा है तो जरूर ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस बता सकें कि अगला काम क्या होगा स्टेप बाय स्टेप। तो कमेंट जरूर करना ये वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लाना है कि नहीं लाना है।